तो हेलो दोस्त, सब कैसे हैं? काट दिए तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो कल के क्लास में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़े थे जी। और आज हम लोग उस चैप्टर का कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, जिससे कि आपका वो पूरा टॉपिक का कंफर्मेशन भी हो जाए और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाए। हमने सभी इस क्वेश्चंस को आज जो लाया है ना, वो चुनिंदा क्वेश्चंस लाया है और उस तरीके का क्वेश्चन लाया है ना, मेरा विश्वास है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा। उन आधार पर हम लोग इस क्वेश्चंस को तैयार किए हुए हैं। हमारी पूरी टीम मिलकर के तैयार की हुई है इस सब क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जी, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक कथन बोला था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सो कर देखते हैं, सपने वे नहीं होते हैं जो हम सो करके देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी आप ऐसे सपना और लक्ष्य को लीजिए कि आप उसको मेहनत करके हासिल कीजिए। उस सपने के आगे आपका नींद, भूख, प्यास सब भग जाए, सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, अपना लक्ष्य। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जी, इस पूरे पाठ का हम लोग देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सब है क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा था कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, ठीक है, जो क ख ग घ का क वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान होगा जी कंठ। क्या होगा? कंठ। यानी जब हम लोग क को बोलते हैं तो वो कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। इसलिए क का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? कंठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या? प। आप प बोल के देखेंगे ना तो आपका ओठ सट जाएगा। ओठ क्या हो जाएगा जी? सट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा जी? ओठ। प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ। आप ध्यान से देखिए, घ यानी डायरेक्ट कंठ से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है जी? कहाँ से निकल रहा है बताइए? मूर्धा। कहाँ से निकल रहा है? पहले आप बोल के देखिए, घ। लेकिन निकल तो रहा है कंठ, लेकिन आप देखेंगे ना जीभ थोड़ा सा मुड़ जा रहा है। घ बोल के देखिए, यानी जब जीभ मुड़ जा रहा है तो हम बताए हैं कि अगर किसी शब्द के अक्षर के उच्चारण में जीभ मुड़ जाता है तो उसे मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। यानी तीसरा का जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या सही होगा जी? डी। अगला क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, ख का उच्चारण स्थान क्या है जी? ख का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान। आप घ को बोलिए, जब बोलेंगे घ तो आपके एकदम अंदर से आवाज बाहर निकल रही है, अंदर से बाहर निकल रही है। मतलब किसके द्वारा निकल रही है? कंठ के द्वारा। किसके द्वारा निकल रही है? कंठ। ठीक है जी, किसके द्वारा निकल रही है? कंठ। तो तीसरा का क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान देखिए। ख। ख ये भी डायरेक्ट कहां से निकल रहा है? कंठ से। किससे निकल रहा है? कंठ। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? यानी भाषा क्या व्यक्त करता है जी? बताइए, भाषा क्या व्यक्त करता है?
तो ऑप्शन में था लेख की, कहानी की, विचार की, रचना की। तो हमेशा याद रखिएगा ना कि जो भाषा व्यक्त करता है वो विचारों को अभिव्यक्त करता है। किसको अभिव्यक्त करता है? विचारों को। अगला है व्याकरण वह ज्ञान है जो, कह रहा है जी व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या बतलाता है? त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, आवश्यक नहीं है। देखिए, तो जो व्याकरण होता है ना वो मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है जी? भाषा को प्रदान करता है। अगला है घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। घ का उच्चारण क्या हो जाएगा जी? उच्चारण स्थान कंठ। अगला है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। देखिए डायरेक्ट कहां से निकल रहा है? कंठ से। कहां से? कंठ से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है जी? महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? कौन होगा जी? छ। क्या होगा? छ। चलिए अगला है उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ। उ ध्यान से देखेंगे तो ओट सट रहा है का? उ क्या हो जा रहा है जी? ओट सट जा रहा है, क्या होगा? ओस्ट होगा। आप अक्षर का उच्चारण करेंगे ना तो कुछ हद तक आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? यहां भी आपको बताना है जी महाप्राण घोष वर्ण क्या होगा जी? भ। क्या होगा? भ। भ। पिछले क्लास में हम सभी परिभाषाओं को आपको इजीली तरीके से बताया। अघोष वर्ण क्या है, घोष वर्ण क्या है, जितने भी वर्ण से संबंधित परिभाषाएं थी सभी को बेहतर तरीके से क्लियर किया गया। और अभी तक आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके के जितने भी वीडियो है वो आप तक पहुँचे और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। ठीक है जी। कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु के संयोग से होता है? मतलब इसमें एक ऐसा वर्ण है जैसे म है, ख है, ए है, च है, लेकिन एक वर्ण इसमें ऐसा है ना जो आपके कंठ और तालु दोनों एक साथ मिलता है और वो है क्या जी? आपका ए। क्या है जी? ए। क्या है? ए। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु दोनों होता है। अगला है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ, माने कंठ से निकलता है लेकिन ओठ सट जाता है। पढ़ के देखिए ओ फ घ ए। तो ओठ और कंठ, ए जो है वो तो आपका कंठ और तालु है, घ आपका केवल कंठ है, फ आपका ओष्ठ है, लेकिन जो ओ है ना ये दोनों है। कौन कौन? कंठ और ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए तालु, नासिक, मूर्धा, कंठ। क्या होगा जी? क्या होगा? देखिए कह रहा है कि अनुस्वर का उच्चारण स्थान, अनुस्वार क्या है? आप जब बोलेंगे ना तो ऑलरेडी पता लग जाएगा कि नासिका। क्या जी? अनुस्वार, मतलब उसमें नाक थोड़ा सिकुड़ जाता है। क्या होता है? अनुस्वार। आप देखेंगे नाक थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा वहां पे। अगला है कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे, ठीक है, किस स्वर के नाम से जाना जाता है? किस स्वर के नाम से जाना जाएगा जी? बताइए। एक मात्रा रहेगा तो हर्ष स्वर। क्या होगा? हर्ष स्वर होगा जी। हर्ष स्वर मतलब जिसके उच्चारण में समय भी कम लगता है। ठीक है जी, जैसे आ आ अ में उच्चारण स्थान कम लगता है, हस्व है, आ थोड़ा ज्यादा लगता है तो दीर्घ हो जाएगा।
जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जानते हैं? तो जब दो को मात्रा लग जाएगा जी तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? दीर्घ स्वर हो जाएगा, क्योंकि उसके उच्चारण में समय ज्यादा लगेगा, और जब ज्यादा लगेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं जी। व्यक्ति द्वारा उच्चारित जो सार्थक वाणी होता है उसे क्या कहते हैं बताइए? भाषा, अक्षर, मुहावरा, वाक्य। तो सार्थक जो उच्चारित वाणी होता है ना उसको हम लोग भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। और भाषा ध्वनि की एक ऐसी इकाई होती है जी जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। चलिए कह रहा है किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह के उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे जी? अक्षर। माने ध्वनि का ही समूह मिलता है, और वह ध्वनि का समूह मिल करके एक सार्थक उच्चारित समूह का क्या करता है जी? निर्माण करता है। जो सबसे न्यूनतम माने सबसे छोटा होता है उसी को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहेंगे? मतलब बिना किसी रुकावट के निकलता है उसे क्या कहते हैं जी? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं जी? व्यंजन। क्या कहते हैं? और जिसमें किसी की सहारा की जरूरत नहीं होती है उसे स्वर कहा जाता है। और जिसमें स्वर का क्या किया जाता है जी? स्वर का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। बिना स्वर वर्ण के हम नहीं बोल सकते, तो वैसे वर्ण को हम लोग बोलते हैं जी क्या? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं जी क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं जी? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगला है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बोल दिया जाता है वह कहलाता है। किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वो कहलाता है। कल बताए थे जी, जब बल दिया जाएगा ना तो बलाघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बलाघात। क्या कहलाएगा जी? बलाघात। आगे देखते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। क्या जी? अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं बताइए? प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है जी? अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं जी? महाप्राण। क्या बोलते हैं जी? महाप्राण। क्या बोलते हैं? महाप्राण। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है जी? बताइए। अल्प प्राण, अक्षर, महाप्राण, बलाघात। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा क्या कहलाता है जी? महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। अगला है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं बताइए? क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि, अक्षर, महाप्राण, बालाघात। क्या बोलेंगे? संयुक्त ध्वनि बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? संयुक्त ध्वनि। क्या बोलेंगे? संयुक्त ध्वनि।
अगला है, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है, बताना है जी। संयुक्त ध्वनि क्या है? क्या होगा? त्र। क्या होगा? त्र। त और र से मिलकर बना हुआ जी। जो त्र है वह किससे मिलकर बना है? त और र से मिलकर बना है जी। तो यहाँ संयुक्त ध्वनि है। क्या है? संयुक्त ध्वनि है। ठीक है। कह रहा है किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं जी? अगर किसी भी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है जी उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं जी। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए राम आम, राम आम, राम के बाद थोड़ा सा विराम आ रहा है तब आम आ रहा है, तो राम और आम के बीच जो विराम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है? उष्म। उष्म वर्ण क्या है? थोड़ा सा उष्मा की प्राप्ति होती है जी। क्या होती है बताइए? स, छ, ठ, भ। तो उष्म जो वर्ण होता है ना जी वो आपका होता है दलाभी स। क्या होता है जी? दलाभी स। निम्नांकित में अंतःस्थ कौन है? अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन अभी आपको शुरू में बताया। ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। आपको बताना है क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होगा, बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने लोग सही इसका कमेंट देते हैं जी। अगला है, निम्नांकित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है? एक मात्रिक या मूल स्वर मतलब मूल स्वर वो होता है जी जिसमें किसी की सहायता नहीं ली गई होती है, वह खुद अपने वास्तविक रूप में रहता है जी। बताइए। स, अ, व, भ। इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, लेकिन ये ऑलरेडी अ है क्योंकि ये मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर है। क्या है जी? मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? आपको एक बात हम बोलना चाहेंगे कि आज थोड़ा और पढ़ ले दोस्त, आज थोड़ा और पढ़ ले दोस्त, क्योंकि किसी ने कोने में बैठा, किसी ने कोने में बैठा कोई और शख्स तुझसे ज्यादा पढ़ रहा होगा। क्या कर रहा होगा जी? अगर आपके जो पार्टनर होते हैं ना जी, कभी कभी आप सोए हुए रहते हैं ना तो आपका पार्टनर क्या होता है? पढ़ते हुए रहता है। इसलिए आप पढ़े, नहीं तो हो सकता है कि आपका रूम पार्टनर आपसे बेहतर कर सकता है। इसलिए आप मन लगा करके पढ़ाई करें। ये मत सोचे कि आज वो मेरे साथ है तो वो नहीं पढ़ रहा है। हो सकता है कि जैसे आपसे अलग हो उसके बाद वो बैठ करके दिन रात पढ़ता हो। तो आप मेहनत करके पढ़ाई करें। ठीक है। चलिए। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं आपको कल बताया था। ऐसे तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर 52 होते हैं जी। ठीक है। उच्चारण के स्थान पे और लेखन के आधार पर 54 होते हैं। लेकिन स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है जी? 11। कितने होते हैं जी? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में। अगला है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है जी। ठीक है। जो हिंदी वर्णमाला था आपका, हिंदी वर्ण से आपका ये अंतिम क्वेश्चन है और ये वो प्रश्न थे जहां से आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना है। चलिए। वर्ण के समूह को कहते हैं, वर्ण के समूह को क्या कहते हैं जी? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्णमाला कहते हैं। तो मैं दो शब्द उनके लिए कहना चाहता हूं जो अपने जिंदगी से हार मान लिए हैं जी। जो लोग अपने जिंदगी से हार मान लिए, यानी मेहनत करते करते अगर कुछ हासिल नहीं हुआ है और वो अपने जिंदगी में हार मान लिए है, तो ये दो लाइन खास करके उनके लिए है।
क्या है? चलिए बाबू, ये जिंदगी में दो लाइन उनके लिए है जो या तो कुछ कर रहे हैं या हार मान ली है। ठीक है, कह रहा है जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया।